हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए, ये जो टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम, ये एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है। लगभग सभी एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम उन्हें हल करें। कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि उन्हें किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। देखिए, अगर हम समझें कि इन प्रश्नों को अगर हमें हल करना है तो हमें देखना होगा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इसमें प्रश्न आते किस तरीके के हैं, देखिए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर लिखा है हिंदी अरबी भाषा। अब ये जो क्वेश्चन आपको इसमें दिया है तो आपको हिंदी अरबी और भाषा के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको इन वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है। सबसे पहले अपन आते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब इस फर्स्ट पॉइंट को समझिए, इसमें क्या है। इसमें लिखा है कि तत्वों के बारे में जानकारी होना। जो तत्वों के नाम आपको दिए गए हैं, आपको उन तत्वों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी तो आप डायग्राम बना पाओगे। अगर आप उन तत्वों के बारे में जानते ही नहीं हैं, आपने कभी उनके नाम ही नहीं सुने, तो फिर आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे। इसलिए तत्वों की जानकारी होना ज़रूरी है। दूसरी बात है, दो तत्वों के बीच सही संबंध की पहचान होना। जब हम डायग्राम बनाते हैं, दो तत्वों के बीच रिलेशन बताते हैं, तो हमें उन दो तत्वों के बीच क्या संबंध है, लॉजिकल संबंध क्या है, उसकी पहचान होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो इसको समझते हैं इस बात से। जैसे कि यहाँ पे ये एक तत्व लिखा है मगरमच्छ, ये एक तत्व है, और दूसरा तत्व ये है सरीसृप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मगरमच्छ और सरीसृप, इन दोनों में क्या लॉजिकल संबंध है। अगर आपको ये बात ठीक से मालूम नहीं है और आप अगर नहीं जानते हैं, तो निश्चित सी बात है कि आपका जो डायग्राम है वो सही नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करेंगे। क्या आपको पता है कि मगरमच्छ और सरीसृप में क्या संबंध है? देखिए, मगरमच्छ और सरीसृप में ये संबंध है। पहले तो हम ये जानते हैं कि सरीसृप का क्या मतलब होता है। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, और मगरमच्छ भी क्या होता है, एक रेंगने वाला जीव होता है। हो सकता है कि कई स्टूडेंट ये समझते हो कि मगरमच्छ के तो पैर होते हैं, वो तो चलता है, तो फिर वो रेंगने वाला कैसे हुआ। पर असल बात ये है कि उसके पैर हैं और वो चलता है, ये मतलब नहीं है। उसके चलने का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसलिए मगरमच्छ भी किसके अंदर आता है, रेंगने वाले प्राणी, यानी कि वो क्या हुआ, एक सरीसृप हुआ। तो ये सही संबंध पहचानना ज़रूरी है। तीसरी बात, आपका सामान्य ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, सामान्य ज्ञान अच्छा होना तो ज़रूरी है। ये होगा तभी तो आपको तत्वों की सही जानकारी होगी और आप सही डायग्राम बना पाओगे। अब सामान्य ज्ञान अच्छा होना, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे कि इस प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपको दिया है अमेरिका, उत्तर अमेरिका और न्यूयॉर्क। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि सभी ये समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका अमेरिका का पार्ट है, जबकि सच बात यह है कि अमेरिका जो है वो उत्तर अमेरिका का पार्ट है, और अमेरिका के अंतर्गत क्या आता है, न्यूयॉर्क आता है। इसलिए हमारा सामान्य ज्ञान अच्छा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, बड़े तत्व या समूह को दर्शाने वाले तत्व को जानना। देखिए, बड़े तत्व को जानना, बड़े तत्व का क्या मतलब, यहाँ समझेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए, शहर, राज्य और देश, अगर इनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें या इन तत्वों की अगर हम बात करें, तो ये तत्व किसी न किसी जगह, किसी न किसी स्थान को दर्शाते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि सबसे बड़ा तत्व क्या है। सबसे बड़ा तत्व इसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ा तत्व होगा देश। ठीक है, और देश से छोटा क्या होगा, राज्य, और राज्य से छोटा क्या होगा, शहर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य देश का हिस्सा है और शहर राज्य का हिस्सा है। तो आपको बड़े तत्व की जानकारी होना ज़रूरी है, बड़े समूह की जानकारी होना भी ज़रूरी है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो हमें समझनी होगी डायग्राम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी इस टॉपिक में दो तत्वों के बीच में डायग्राम बनाने की बात होती है, तो वहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि दो तत्वों के बीच में संबंध किस प्रकार का होता है। देखिए, सामान्य रूप से तत्वों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है, तीन प्रकार का संबंध होता है। कितने प्रकार का संबंध होता है,
तीन प्रकार का उनके बीच में संबंध होता है। तत्वों के बीच में जो पहला संबंध है ये वो संबंध होगा आंशिक संबंध। किस प्रकार का संबंध? उनके बीच में होगा आंशिक संबंध। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है सार्वभौमिक संबंध। कौन सा संबंध? सार्वभौमिक संबंध। और उसके बाद जो तीसरा संबंध होता है वो संबंध है किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं। तो कुल मिला के ये तीन चीजें हैं, इस तीन तरह से संबंध हो सकता है। अपन अगर बात करें सबसे पहला कि आंशिक संबंध, देखिए आंशिक संबंध क्या होता है, इसको इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कि दो तत्व हैं ए और बी, इनके बीच में आंशिक संबंध कैसा हुआ? जैसे कि ये वृत्त दर्शाता है किसे? ए को, और ये दूसरा जो तत्व है ये दर्शाता है बी को। तो यहां पर आप देखिएगा कि ए और बी के बीच में क्या हुआ? आंशिक संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, तो ये संबंध हुआ आंशिक संबंध। दूसरे प्रकार का जो संबंध है वो है सार्वभौमिक संबंध। अब सार्वभौमिक संबंध कैसा हुआ? फिर से ए और बी के बीच की बात करें तो ए और बी के बीच में सार्वभौमिक संबंध कैसे हो सकता है? देखिए ये जो वृत्त है ये दर्शाता है ए को, और इसके बाहर मैं एक वृत्त और बनाता हूं, दर्शाता है किसे? बी को। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो भी ए है वे सब के सब ए क्या है? बी है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ए है वो संपूर्ण रूप से सार्वभौमिक रूप से किसका पार्ट है? वो बी का पार्ट है। तो ये एक तीसरा संबंध हुआ। अब ये दूसरा संबंध हुआ। अब इसमें तीसरा संबंध कैसे हो सकता है ए और बी के बीच में? कि ये जो है तत्व ए और ये हुआ बी। अब देखिए यहां पर ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है, इनमें लॉजिकल वे में कोई संबंध नहीं है, तब हम इन दोनों के वृत्त अलग अलग बनाते हैं। तो मुख्य रूप से तत्वों के बीच के जो संबंध है वो ये तीन प्रकार के संबंध होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया है, एशिया, जापान और टोक्यो, इन तीन तत्वों के बीच में आपको लॉजिकल वे में एक बनाना है जो इनके बीच के संबंध को सही तरीके से दर्शाता हो। देखिए जब भी आप तीन तत्वों के बीच में डायग्राम बनाते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप तीनों तत्वों को एक साथ लेकर ना सोचें कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। आपको क्या करना है कि आप पहले इन दो तत्वों के संबंध को समझें कि इन दोनों तत्वों के बीच में क्या संबंध। एशिया और जापान की अगर बात करें तो हमें मालूम है कि जापान एक देश है जो किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करें जापान और टोक्यो की। जापान और टोक्यो की अगर हम बात करें तो टोक्यो किसके अंतर्गत आता है? जापान के अंतर्गत आता है। टोक्यो राजधानी है जापान की। तो देखिए इसका जो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो वृत्त है ये वृत्त दर्शाता है किसे? ये वृत्त दर्शाएगा एशिया को। ठीक है, और जापान किसके अंदर आता है? जापान आता है एशिया के अंदर। तो ठीक है, यहां पर हम एक वृत्त बनाएंगे और ये वृत्त किसको दर्शाएगा? ये वृत्त दर्शाएगा जापान को। और टोक्यो किसके अंतर्गत आएगा? टोक्यो आएगा जापान के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये दर्शा दिया टोक्यो को। तो देखिए इन तीनों तत्वों के लिए जो लॉजिकल वे में रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए बी। समझ गए होंगे आप कि हमने किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाया है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हाथी, शेर और जानवर। अब हाथी, शेर और जानवर की बात करें तो देखिए हाथी, शेर और जानवर के बीच में क्या संबंध है?
एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे संबंध बताना है, समानता नहीं बतानी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है हाथी और ये दिया है शेर, तो कहते हैं कि सर हाथी और शेर दोनों के चार चार पैर होते हैं, दोनों की पूंछ होती है। तो देखिए ये संबंध नहीं है, ये क्या है, ये समानता है। समानता हमें नहीं बतानी है, हमें बताना है संबंध। तो अगर एक तार्किक वे में इनके बीच संबंध को समझें तो इनमें कोई संबंध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हाथी है वो अपने आप में एक अलग प्राणी है और शेर भी अपने आप में क्या है, एक अलग प्राणी है। अब इन दोनों का जानवर से क्या संबंध है? जानवर किसके अंतर्गत क्या आता है? हाथी। और यही शेर भी किसके अंतर्गत आता है? एक जानवर के ही अंतर्गत आता है। यानी कि हाथी और शेर दोनों क्या होते हैं? जानवर होते हैं। अब हाथी और शेर में तो कोई संबंध नहीं है, तो हाथी और शेर के लिए हमें दो व्रत अलग से बनाने होंगे। तो ये व्रत किसके लिए हुआ? ये हुआ हाथी के लिए। और एक व्रत हमने बनाया जो किसके लिए हुआ? शेर के लिए। और हाथी और शेर दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों ही आते हैं जानवर के अंतर्गत। तो एक व्रत हमने यहाँ से इस प्रकार से बना दिया। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है विधवा, अविवाहिता और पत्नी। तो देखिए विधवा, अविवाहिता और पत्नी, इनमें लॉजिकल वे में क्या संबंध होगा इसको हम समझेंगे। पर उससे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हमें हमेशा दो तत्वों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, तीनों तत्वों को नहीं। तो इन दो तत्वों की अगर हम बात करें तो बताइए कि एक विधवा और अविवाहिता में क्या संबंध होगा? विधवा और अविवाहिता में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जो विधवा होती है उसका विवाह हो चुका होता है, तो वो अविवाहिता नहीं कहलाएगी। विधवा और पत्नी में क्या संबंध होगा? विधवा और पत्नी में क्या संबंध होगा? अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब विधवा तो पत्नी नहीं है, क्योंकि अब तो उसका पति मर चुका है, तो वो तो विधवा है, तो वो पत्नी नहीं है। पर असल में ऐसा नहीं है। देखिए जो विधवा है वो भी पत्नी ही है। अब विधवा जो है वो भी पत्नी क्यों है? क्योंकि उसका विवाह हुआ, अब उसका पति नहीं है, वो जीवित नहीं है, इसलिए वो विधवा है, पर वो पत्नी तो है। बस फर्क इतना ही है कि अब वो पत्नी स्वर्गीय की है, उसका पति जीवित नहीं है। परंतु विधवा भी क्या होती है? पत्नी ही होती है। ठीक है। तो प्रत्येक विधवा क्या होगी? प्रत्येक विधवा पत्नी होगी। ठीक है। और जो पत्नी है और जो विधवा है ये दोनों ही अविवाहिता नहीं होती, क्योंकि ये दोनों किसकी श्रेणी में आती है? विवाहित की श्रेणी में आती है। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि जो भी विधवा है, जो भी विधवा है वो सब क्या है? वो सब पत्नी है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बात और हमें समझ में आ रही कि ये जो सब पत्नियां हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ ही विधवा हैं, क्योंकि सभी पत्नी विधवा नहीं होती, परंतु सभी विधवा क्या होती है? सभी विधवा पत्नी होती है। अब अविवाहिता का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो अविवाहिता के लिए व्रत अलग से बनेगा। ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही डायग्राम होगा इस प्रकार से होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पे तत्व दिए हैं वर्ग, आयत और चतुर्भुज। तो वर्ग, आयत और चतुर्भुज में किस प्रकार का संबंध होगा और सही डायग्राम क्या बनेगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि एक वर्ग और आयत में क्या संबंध है। ठीक है। कई स्टूडेंट को ये लगता है कि वर्ग और आयत में तो कोई संबंध नहीं है, वर्ग तो अलग होता है, उसकी चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक भुजा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और आयत में तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। परंतु एक बात जान लें, अगर जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं या जिन्हें नहीं पता है, तो आज उन्हें यह पता चल जाएगा कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए आयत कैसा होता है? आयत इस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक है, आयत ऐसा ही होता है। और वर्ग जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है। अब आयत की अगर परिभाषा देखें तो क्या है? आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और दो भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये परिभाषा वर्ग पे भी तो लागू होती है कि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई? आमने सामने की भुजाएं हो गई बराबर, और बीच में क्या बना? 90 डिग्री का कोण। इसलिए
प्रत्येक वर्ग जो होता है वो क्या होता है, आयत ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है वर्ग को। और प्रत्येक वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग होता है एक आयत। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है एक वर्ग में और चतुर्भुज में क्या संबंध होगा। तो वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। आयत और चतुर्भुज में क्या संबंध होगा, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। इसलिए ये दोनों किसके अंदर आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे एक चतुर्भुज के अंदर। समझ गए जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वकील, औरत और डॉक्टर। तो वकील, औरत और डॉक्टर में क्या संबंध होगा। तो तरीका वही रखना है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप तीनों तत्वों को एक साथ लेकर ना सोचें। आप हमेशा दो तत्वों को लें। आप ले लीजिए इन दो तत्वों को, वकील और औरत। एक वकील और औरत में क्या संबंध होगा। देखिए, जितने भी वकील हैं वे सब तो औरत नहीं होते, क्योंकि कुछ वकील पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो वकील और औरत में तो हुआ आंशिक संबंध। आंशिक संबंध का मतलब ये हुआ कि अगर ये व्रत किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है वकील को, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनमें से कुछ वकील क्या हो गई, कुछ वकील हो गई औरत। और ये जो औरत हैं इनमें से कुछ औरत क्या हो गई, वकील। तो ये वाले जो बचे हुए वकील हैं, ये बचे हुए वकील क्या हो गए, पुरुष। और ये जो बची हुई औरतें हैं ये वकील के अलावा कुछ और भी हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। ठीक है, या हाउसवाइफ हो सकती हैं। अब वकील और डॉक्टर की बात करें तो वकील और डॉक्टर में क्या कनेक्शन है, इनमें क्या संबंध है। इनमें देखिए कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वकील अपने आप में एक अलग प्रोफेशन है और डॉक्टर अपने आप में एक अलग प्रोफेशन है। तो इन दोनों के बीच में भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। औरत और डॉक्टर की अगर बात करें तो बिल्कुल इनमें आंशिक संबंध हो सकता है कि जो भी औरत हैं उनमें से कुछ औरत क्या हो सकती है, डॉक्टर। और जितने भी डॉक्टर हैं इनमें से कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, इनमें से कुछ डॉक्टर हो सकते हैं औरत। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो औरत हैं इनमें से कुछ औरत क्या हो गए, डॉक्टर। और जो डॉक्टर हैं इनमें से कुछ डॉक्टर क्या हो गई, औरत हो गई। तो औरत और डॉक्टर में क्या हुआ, आंशिक संबंध। वकील और औरत में भी क्या हुआ, आंशिक संबंध। ठीक है जी। अब ये जो बचे हुए डॉक्टर हैं ये किसकी श्रेणी में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पुरुषों की श्रेणी में। तो इन तीनों तत्वों के बीच में इस प्रकार से हम डायग्राम को बनाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़, उल्लू और पक्षी। कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट इस प्रश्न में गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए, चमगादड़, उल्लू और पक्षी। चमगादड़, उल्लू और पक्षी में लॉजिकल रिलेशन क्या है। सबसे पहले ये देखें कि चमगादड़ और उल्लू में क्या संबंध है। तो चमगादड़ और उल्लू में तो कोई संबंध नहीं है कि दोनों अलग जीव हैं, चमगादड़ अलग हैं और उल्लू अलग हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि चमगादड़ भी जो है वो रात को देख सकता है, उल्लू भी रात को देख सकता है। हमें समानता की कोई बात करना ही नहीं है, हमें बात करना है उनके बीच में संबंध की। तो उनमें कोई संबंध नहीं है क्योंकि दोनों अपने आप में अलग प्राणी हैं। अब बात करें चमगादड़ और पक्षी की, कि चमगादड़ और पक्षी में क्या संबंध है। तो देखिए, चमगादड़ और पक्षी, आपको लगता होगा कि चमगादड़ के पंख होते हैं, वो उड़ सकता है इसलिए वो क्या है, पक्षी हैं। पर जी नहीं, चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी या स्तनपायी प्राणी होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैमल। इंग्लिश में क्या होगा, मैमल, स्तनपायी प्राणी। तो चमगादड़ क्या होता है, स्तनपायी प्राणी होता है, वो पक्षी नहीं होता। अब उल्लू और पक्षी की बात करें तो उल्लू किसकी श्रेणी में आता है, उल्लू आता है पक्षी की श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक व्रत बनाता हूँ। ये व्रत किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा उल्लू को। और उल्लू क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। लेकिन चमगादड़ का संबंध उल्लू से भी नहीं है और चमगादड़ का संबंध पक्षी से भी नहीं है। इसलिए चमगादड़ के लिए भी क्या डायग्राम होगा, चमगादड़ का डायग्राम भी इस प्रकार से बनेगा। तो ये हुआ इस प्रश्न का सही डायग्राम। कौन सा ऑप्शन होगा सही, सही ऑप्शन होगा सी। समझ गए ना। देखिए, अगला प्रश्न है कारखाना, मशीनरी और उत्पाद। तो कारखाना,
मशीनरी और उत्पाद, इन तीन तत्वों के बीच में सही डायग्राम को हमें बनाना है। देखिए, कारखाना और मशीनरी की बात करें, कारखाना और मशीनरी में क्या संबंध है? जो भी कारखाना होता है वहाँ पर मशीनरी होती है। क्या कारखाना का उत्पाद से कोई संबंध है? हाँ है। उत्पाद कहाँ बनते हैं? कारखाना, उसके अंदर ही उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिएगा कि कारखाना अलग है, मशीनरी अलग है, उत्पाद अलग है। दरअसल ये जो प्रश्न है ये एक संरचना पर आधारित प्रश्न है। तो आपको इस तरह से सोचना होगा कि आखिर इन तत्व जब साथ में आपको दिए गए हैं तो एक लॉजिकल वे में इनके बीच में सबसे बेस्ट रिलेशन क्या हो सकता है जो मान्य भी हो। तो कारखाने और मशीनरी और उत्पाद, इन तीनों के बीच में संबंध की अगर हम बात करें तो कारखाना एक ऐसी जगह है जहां पर मशीनरी और उत्पाद दोनों होते हैं। देखिए, कारखाने का अस्तित्व ही मशीनरी और उत्पाद से है। अगर ये दोनों मशीनरी और उत्पाद है ही नहीं तो फिर कारखाने के अस्तित्व की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इसका डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त दर्शाता है किसको? ये दर्शाता है कारखाना को। और कारखाना के अंदर क्या आती है? मशीन और उत्पाद। इस प्रकार से तो कारखाना किन से मिलकर बनता है? मशीन और उत्पाद से मिलकर के बनता है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का डायग्राम हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, अगर आपको इसमें बात थोड़ी सी कम समझ में आई हो तो मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रश्न किस पर आधारित है? संरचना पर आधारित है। तो संरचना पर आधारित एक प्रश्न का और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे। माता, पिता और परिवार। अब आप एक बात देखिए कि माता और पिता दोनों से भिन्न है, अलग अलग हैं। माता जो है वो स्त्री की श्रेणी में आती है, पिता पुरुष की श्रेणी में आता है। और परिवार क्या है? एक संरचना है। और परिवार किन से मिलके बनता है? माता और पिता से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वृत्त बनाया जो किसको दर्शाता है? परिवार को। और माता पिता किसका हिस्सा होते हैं? परिवार का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ एक वृत्त हमने बनाया जो दर्शाता है किसे? माता को। और परिवार के अंदर ही कौन होता है? पिता होता है। या आप ये कह सकते हैं कि माता और पिता से मिलकर क्या बनता है? परिवार बनता है। और ये दोनों किसका हिस्सा होते हैं? परिवार का हिस्सा होते हैं। तो ये भी एक संरचना पर आधारित उदाहरण हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गाजर, खाद्य और वनस्पति। गाजर, खाद्य और वनस्पति, इन तीन तत्वों के बीच का रिलेशन हमें जानना है और एक सही और उचित डायग्राम बनाना है। तरीका रखें वही, दो तत्वों के बीच के संबंध की बात कर लेते हैं। गाजर और खाद्य। खाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य हो। तो निश्चित सी बात है कि गाजर जो होती है वो खाने योग्य होती है। यानी कि जो भी गाजर होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी खाद्य के अंतर्गत। ठीक है, गाजर और वनस्पति की बात करें, बिल्कुल, तो गाजर एक प्रकार की वनस्पति है, एक प्रकार का प्लांट है। ठीक है जी। तो गाजर यानी कैरेट क्या हो गई? एडिबल हो गई। और गाजर किसकी कैटेगरी में आती है? प्लांट की कैटेगरी में भी आती है। अब खाद्य और वनस्पति की बात करें तो देखिए, खाद्य और वनस्पति में क्या संबंध होगा कि जितनी भी वनस्पति यानी कि जितने भी प्लांट होते हैं वे सब तो खाने योग्य नहीं होते, पर हमें यह पता है कि कुछ प्लांट, कुछ वनस्पति खाने योग्य जरूर होती है। तो यहां पर खाद्य और वनस्पति में तो क्या होगा? खाद्य और वनस्पति में हुआ आंशिक संबंध, क्योंकि कुछ वनस्पति ही खाने योग्य होती है और जितनी भी खाने योग्य चीजें होती हैं उनमें से कुछ क्या होती है? वनस्पति होती है। तो इन दोनों में क्या हुआ? आंशिक संबंध हुआ। लेकिन गाजर एक ऐसी चीज है जो खाद्य और वनस्पति दोनों के अंदर आती है। तो देखो इसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक वृत्त हम बनाते हैं जो किसको दर्शाता है? जो दर्शाएगा खाद्य को। और जो भी खाद्य हैं इनमें से कुछ खाद्य क्या होता है? कुछ खाद्य होते हैं वनस्पति। तो ये हमने यहाँ पे इसको दर्शा दिया। अब हमें मालूम है कि गाजर खाद्य और वनस्पति दोनों के अंदर आती है। तो इधर आप एक वृत्त बना दीजिए और ये वृत्त किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा गाजर को। तो इनके बीच का जो सही डायग्राम होगा वो इस प्रकार से बनेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा सी।
नेक्स्ट, मूली, संतरा और जड़। देखिए टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको कुछ बातें इसमें बताई थी कि आपको तत्वों के बीच की जानकारी होना ज़रूरी है, उनके बीच में सही संबंध की जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हमारा डायग्राम जो है वो सही बन सकता है। अब देखिए मूली और संतरा की बात करें तो मूली और संतरा में तो लॉजिकली कोई संबंध नहीं होगा, मूली अलग है और संतरा अलग है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, मूली की और जड़ की, तो बताइए मूली और जड़ में क्या संबंध होगा। आपको लगता होगा कि मूली और जड़ अलग अलग हैं। देखिए मूली और जड़ में रिलेशन है कि मूली एक प्रकार की जड़ है, तो मूली और जड़ में तो संबंध है। संतरा और जड़ में कोई संबंध है क्या? संतरा और जड़ में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ डायग्राम कैसा होगा इस क्वेश्चन का? देखिए ये जो वृत्त है ये दर्शाता है किसको? ये दर्शाता है मूली को। और मूली किसके अंतर्गत आती है? मूली आती है जड़ के अंतर्गत। यानी कि जो भी जड़ के समूह हैं उसमें से कुछ जड़ क्या होती है? मूली के रूप में होती है। और संतरा का मूली और जड़ से कोई संबंध नहीं है, तो संतरा का जो वृत्त है वो हम बनाएंगे अलग से। तो सही डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेबल, कमीज और लकड़ी, इनके बीच में सही रिलेशन किस प्रकार से बनेगा? देखिए टेबल और कमीज की अगर हम बात करें तो टेबल और कमीज में तो किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, लेकिन टेबल और लकड़ी की अगर हम बात करें तो जितने भी टेबल हैं उनमें से कुछ टेबल किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो लकड़ी है उसमें से कुछ लकड़ी टेबल की शक्ल में भी होती है, पर होती तो वो लकड़ी ही है, लेकिन किस रूप में होती है? टेबल के रूप में होती है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक वृत्त है जो किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है टेबल को। और इनमें से कुछ टेबल किसकी बनी होती है? कुछ टेबल बनी होती है लकड़ी की। या इसको ऐसे कहो कि जितनी भी लकड़ी है उनमें से ये कुछ लकड़ी किस रूप में होती है? कुछ लकड़ी होती है टेबल के रूप में। अब टेबल और कमीज में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो निश्चित सी बात है यहाँ पे समझेंगे कि इस कमीज में और लकड़ी के बीच में भी तो कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि कमीज तो लकड़ी से नहीं बनती। तो कमीज का जो वृत्त होगा वो हो जाएगा अलग, इस तरह से। तो सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है लास्ट में। इस टॉपिक में हमने जो बेसिक चीज़ें समझी है और कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे आपको समझाने के लिए। तो जो भी आपने समझा है, जितना आपने जाना है, उसके हिसाब से आप इन क्वेश्चन के डायग्राम बनाइएगा, उनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं और वो सही बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं आपसे। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को दूर करने की। और इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है बी लॉजिकल, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप है जो टेलीग्राम पे बना हुआ है, उस पर आप सर्च कीजिएगा बी लॉजिकल और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।